27 मार्च 1977 KLM फ्लाइट 4805 नेदरलैंड्स में मौजूद स्किपल एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से अपने सफ़र का आगाज़ करती है। ये फ़्लाइट स्पेन में मौजूद ग्रैन कनारिया एयरपोर्ट में लैंड होनी थी, लेकिन एक टेररिस्ट अटैक की रिपोर्ट मिलते ही सब फ्लाइट्स के पायलट्स को ग्रैन कनारिया एयरपोर्ट पर लैंड होने की बजाय लॉस रोडियस एयरपोर्ट, जिसे आज टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट कहा जाता है, पर लैंड होने के इमीडिएट ऑर्डर्स दिए जाते हैं और ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए पायलट्स टोल्ड लोकेशन पर एयरक्राफ्ट्स को लैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक टेररिस्ट अटैक और एक्सपर्ट्स की मिसकम्युनिकेशन की वजह से लॉस रोडियस एयरपोर्ट पर एक ऐसा डिजास्टर होता है जिसे आज लोग डेडलीस्ट डिजास्टर इन द एविएशन हिस्ट्री के नाम से याद रखते हैं। लेकिन आखिर इस इंसिडेंट का एक्यूज किसे माना जाता है, और जब यह डिजास्टर होने वाला था उस टाइम फ्लाइट एक्सपर्ट्स और पायलट्स क्या कर रहे थे? यकीनन आपके ज़हन में ये और इस जैसे बहुत से सवाल आ रहे होंगे। आपके सारे सवालों का जवाब आज की ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर मिल जाएगा। So let's dive into our today's video, whose topic is the worst aviation disaster you have never heard of, Tenerife 1977। दोस्तों, KLM फ्लाइट 4805 में कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर क्लास म्यूरोस, फ्लाइट इंजीनियर विलियम श्राइडर, 14 कैबिन क्रू मेंबर्स और 235 पैसेंजर्स सवार थे, जो कि बैक एंड से ऑर्डर मिलते ही उस दिन अपनी टोल डेस्टिनेशन पर लैंड कर गई। कहा जाता है कि ग्रैन कनारिया एयरपोर्ट में एक बॉम्ब लगाया गया था, जिस वजह से उस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और लॉस रोडियस एयरपोर्ट में फ़्लाइट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई। कुछ ही देर में लॉस रोडियस एयरपोर्ट जहाज़ों से भर गया और बात यहाँ तक आ पहुँची कि फर्दर फ्लाइट्स को मेन टैक्सीवे में पार्क होना पड़ गया। दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके ये पॉइंट टैक्सीवे वॉज ऑल्सो फिल्ड विद फ्लाइट्स वीडियो से काफ़ी रेलिवेंट है। टैक्सीवे एयरपोर्ट का वो पाथ होता है जो कि मेन रनवे को एप्रन्स, हैंगर्स, टर्मिनल्स और दूसरी फैसिलिटीज से अटैच करता है। लेकिन उस दिन ये पाथ भी फ्लाइट से भर गया। टैक्सीवे पर लैंड होने वाले एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट पैन एम फ्लाइट 1736 भी था, जिसे लॉस एंजलिस से ग्रैन कनारिया एयरपोर्ट तक का सफ़र न्यूयॉर्क में एक स्टे करने के बाद कंप्लीट करना था। इस फ्लाइट में कैप्टन विक्टर ग्रब्स, फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रैग, फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉन्स, 13 कैबिन क्रू मेंबर्स और 380 पैसेंजर्स सवार थे। इवेंचुअली ग्रैन कनारिया एयरपोर्ट कुछ ही देर बाद रीओपन हो गया और इस वजह से एयरक्राफ्ट्स डिपार्चर के लिए तैयार हो गए। इस दौरान एक फ़्लाइट KLM 747 रीफ्यूलिंग प्रोसेस से गुजर रही थी और इसके पैसेंजर्स मेन टर्मिनल में इसके रेडी होने का वेट कर रहे थे। लेकिन एक और फ्लाइट पैन एम 747 उस वक्त डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन डिपार्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि एयरक्राफ्ट KLM 747 उसकी और रनवे के दरमियान ब्लॉकेज पैदा कर रहा था, जिससे उसके पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। रिफ्यूलिंग से फ्री होकर KLM फ्लाइट 747 को पहले डिपार्ट करना था, जिसके लिए उसे रनवे लाइन 12 से 30 की तरफ मूव करके 180 डिग्रीज टर्न लेना था और वापस ऑपोजिट रूट 30 से 12 की तरफ टेक ऑफ करना था। इस प्रोसीजर को बैक ट्रैकिंग कहते हैं और ये हर उस एयरपोर्ट में कॉमन होता है जिसमें रनवेज के लिए सेपरेट से टैक्सीवेज नहीं होते। यहाँ एक और बात को मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस दिन लॉस रोडियस एयरपोर्ट का वेदर भी अच्छा नहीं था और इसकी मेन वजह एयरफील्ड की एलिवेशन थी। लॉस रोडियस एयरपोर्ट की एयरफील्ड 2000 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है और नॉर्मली भी उस एयरपोर्ट का मौसम काफ़ी ख़राब रहता है। कॉमनली उसके रनवेज अक्सर घने बादलों से घिरे होते हैं। KLM फ्लाइट के कैप्टन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पहले डिपार्चर के लिए रनवे पर आ जाते हैं और इस दौरान पैन एम 747 जो KLM से पहले ही डिपार्चर के लिए तैयार था, KLM के पीछे टैक्सी लाइन 12 से 30 के रूट में उसे फॉलो करता है। लेकिन 30 से पहले ही टैक्सीवे चार्ली 3 से अपना रूट चेंज करके KLM से पैरेलल उसके बाद रनवे स्पॉट 30 से टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। दोस्तों, अफसोस के साथ अगर ये प्लान फॉलो होता तो शायद उस दिन कोई ऐसा डिजास्टर ही ना हुआ होता। जो रियलिटी है वो इस प्लान से काफ़ी चेंज है। पैन एम एयरक्राफ्ट KLM को फॉलो करते हुए 12 से 30 टैक्सी लाइन की तरफ मूव करता है, लेकिन सडनली रनवे पे विजिबिलिटी 500 मीटर से कम होकर सिर्फ 100 मीटर्स की रह जाती है, जिससे अपने सामने मौजूद किसी ऑब्स्टेकल को देखना या इवन अपने रूट को देखने में ही पायलट्स को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। चार्ली 1 से चार्ली 4 में से कौन सी एग्जिट को चूज़ करना था, ये मैसेज भी कमांड सेंटर से लेने में काफ़ी इशू फेस करना पड़ रहा था और एग्जिट का पता चलने के बाद भी एग्जिट को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मसले आ रहे थे। इस स्टेज पे दोनों एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। कुछ ही देर बाद जो होने वाला था उसकी किसी को भनक भी नहीं थी। उस एयरपोर्ट के कमांड सेंटर में उस वक्त ग्राउंड रडार नाम की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जिससे एक्सपर्ट्स रनवेज पे होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन को मॉनिटर कर सकते, जिससे कमांड सेंटर में मौजूद स्टाफ के पास सिर्फ पायलट्स की ही कही हुई हर बात पर रिलाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही KLM एयरक्राफ्ट पैन एम से पहले टेक ऑफ के लिए 30 स्पॉट पर खड़ा हुआ, तब कैप्टन ऑलमोस्ट टेक ऑफ बटन प्रेस करने वाले थे, लेकिन साथ मौजूद दूसरे पायलट ने उन्हें कमांड सेंटर से क्लियरेंस लिए बगैर
टेक ऑफ करने से मना किया और उसी वक्त कमांड सेंटर में माइक को यूज़ करते हुए क्लियरेंस की डिमांड की। लेकिन कमांड सेंटर में मौजूद स्टाफ की तरफ से कोई प्रॉपर क्लियरेंस ना मिली और पायलट के सवाल के जवाब में स्टाफ ने फ्लाइट इंस्ट्रक्शन सुना दी। फर्स्ट ऑफिसर ने एक बार फिर से क्लियरेंस मांगी और साथ ये भी कह दिया, वी आर नाउ एट टेक ऑफ। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को इंटरप्ट किया और कहा, लेट्स गो। कमांड सेंटर से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रिप्लाई आता है, ओके स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। लेकिन बैड लक, ख़राब मौसम की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन में कोई फॉल्ट पैदा होता है और KLM के पायलट्स इस रिप्लाई को नहीं सुन पाते। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ये रिप्लाई पैन एम का क्रू सुन लेता है और फ़ौरन रनवे पे अपनी प्रेजेंस का जवाब देते हुए ये कहते हैं, वी आर स्टिल टैक्सिंग डाउन द रनवे, क्लिपर 1736। लेकिन बात मजीद तब खराब हो गई जब ये मैसेज कमांड सेंटर में पुअर रेडियो कम्युनिकेशन की वजह से कोई सुन ना पाया। जैसे ही KLM रनवे पर टेक ऑफ के लिए चलना स्टार्ट करता है, पैन एम का क्रू एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि जब रनवे को क्लियर करें तो KLM के क्रू को बता दें। KLM के फ्लाई इंजीनियर पैन एम के इस मैसेज को सुन लेते हैं और फ़ौरन ये मैसेज कैप्टन को फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन कैप्टन उनकी इस बात को इग्नोर करते हुए एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को नहीं रोकते। पैन एम का क्रू KLM को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और कैप्टन अपने एयरक्राफ्ट को रनवे से उतारने के लिए जितनी फोर्स से रोटेशन अप्लाई कर सकते थे उतनी फोर्स से अप्लाई करते हैं। KLM के कैप्टन भी पैन एम की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अर्ली टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। KLM एयरक्राफ्ट के फ्रंट का हिस्सा, जिसे नोज भी कह सकते हैं, पैन एम के राइट इंजन जो कि कॉकपिट के बिल्कुल आगे था, में आकर लगता है। इनिशियली KLM एयरक्राफ्ट कुछ देर के लिए टेक ऑफ भी कर जाता है, लेकिन 150 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कम्प्लीटली अनफ्लाइएबल हो जाता है और वापस ज़मीन पर आके क्रैश होने के साथ साथ 300 मीटर रनवे पे स्लाइड करता है। एयरक्राफ्ट कुछ ही लम्हों में फ्यूल से भर जाता है और एक जोर का ब्लास्ट सबको सुनने को मिलता है। इस क्रैश को आज लोग सिंगल वर्स्ट एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन के नाम से याद रखते हैं। KLM में मौजूद तमाम 248 पैसेंजर्स, कैबिन क्रू और पैन एम में मौजूद 335 पैसेंजर्स मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पैन एम में कैबिन क्रू को इंक्लूड करते हुए सिर्फ 61 लोग किसी तरह से बच जाते हैं। कमांड सेंटर में मौजूद स्टाफ पुअर वेदर कंडीशंस की वजह से इस पूरी सिचुएशन से टोटली क्लूलेस होते हैं और सिर्फ उन्हें 2 एक्सप्लोशंस की आवाज़ सुनाई देती है, एक KLM और पैन एम के आपस में टकराने की और दूसरा KLM के ज़मीन के साथ क्रैश करने की। फायर फाइटर्स जब एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता होता कि वहां 2 एयरक्राफ्ट्स क्रैश हुए हैं और सिर्फ KLM की आग बुझाना शुरू कर देते हैं। वो KLM की आग बुझाने में फायर फाइटर्स को 10 घंटे लग जाते हैं। इस एक्सीडेंट के 2 दिन बाद US का एक एयरक्राफ्ट C-130 लोकल मेडिकल स्टाफ को लेकर सर्वाइवर्स के ट्रीटमेंट के लिए लॉस रोडियस एयरपोर्ट लैंड करता है, लेकिन मेन रनवे पर नहीं, टैक्सीवे पर। रनवे को उसी टाइम लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद कर दिया गया था जब वो दोनों एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे से टकराए थे। इस एक्सीडेंट के लिए एक इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई जिसमें 3 कंट्रीज नेदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन और 2 एयरलाइंस KLM और पैन एम इन्वॉल्व थे। इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद एविएशन में काफ़ी रूल्स चेंज किए गए और कुछ को तो रिमूव भी कर दिया गया। जैसे KLM के टेक ऑफ से पहले कैप्टन ने कमांड सेंटर में मैसेज ड्रॉप किया था, वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, लेकिन आज 2023 में रेडी फॉर टेक ऑफ कहना एविएशन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है। इंस्टेड कैप्टन जो मैसेज ड्रॉप करेगा वो होगा रेडी फॉर डिपार्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ यहीं ख़त्म करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।